हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, साथ ही वनडे एग्जाम की जो श्रृंखला है, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जहां ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या हम कह दें इसके साथ ही यूपीएससी, सीएससी और यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, जहां स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक प्रीलिम्स की व्यवस्था, ऑब्जेक्टिव टाइप के कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। साथ ही आपका अगर बात करें यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस मेंस के पेपर 2, तो आप देखेंगे अगर 6 to 12 एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट है, हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगभग सिलेबस कवर करेगा। साथ ही आपका ऑप्शनल अगर पॉलिटिकल साइंस है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस से अगर नेट या पीजीटी दे रहे हैं या पब्लिक एड से दे रहे हैं, तब भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत, या कुछ ऐसे पार्ट जहां आपको देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां जहां आपको सेलेक्ट करना है। साथ ही हम जो भी पढ़ लिख रहे हैं वो इंदिरा सिविल सर्विस के अंदर पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। हम देख रहे हैं चैप्टर 4, जाति, धर्म और लैंगिकता के मसले, ये चैप्टर का नाम है, ध्यान रखिएगा। भारत में जाति, धर्म और लैंगिक मसले देख सकते हैं। भारत में लैंगिक मसलों का मुद्दा आजकल पूरे विश्व में छाया हुआ है। जेंडर की लेके महिलाएं अपने अधिकारों के लिए मांग कर रही हैं, और आप अपने अधिकारों को, जैसे आप अपने अधिकारों का मांग करते हैं, तो देखेंगे यूनिट 2 की बात हो रही है, लोकतंत्र में विविधता, हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 4 है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, देख सकते हैं इसी क्रम में, और ये भारत की उद्देशिका है, यह देख सकते हैं, प्रक्षय कुंजी है। हम जो भी देख रहे हैं, हमने अभी आपको बताया कि यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम प्री कम मेंस है, जहां साथ ही आप वनडे एग्जाम दे सकते हैं, पीटी, जहां प्रीलिम्स है, देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस मेंस पेपर 2 है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के संदर्भ में पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, नेट है, पीजीटी है, इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे चैप्टर 4 में आप देख सकते हैं ठीक, जाति, धर्म और लैंगिक मसले के संदर्भ में पार्ट 2 हम पहले चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व, हम आपको बता दें कि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व के देने के लिए शुरुआत से ही ये व्यवस्था है कि भारत में कोई भी पार्टी में कोई भी किसी को टिकट दे सकता है, ऐसी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। सिर्फ प्रतिनिधित्व के संदर्भ में भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में अभी इनको रिजर्वेशन टाइप का या इनकी सीटों का आरक्षण नहीं है अभी। इसको लेकर भी एक विधेयक जो है राज्यसभा में क्या है, पेंडिंग है। इसे इस बार राज्यसभा में इसलिए लाया गया था क्योंकि कई बार ये लोकसभा में लाया जा चुका था, लोकसभा विघटित होती थी और विधेयक चला जाता था। राज्यसभा में लाया क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, आपको बता दें। तो महिलाओं के राजनीति का प्रतिनिधित्व की बात होगी तो ये कोई बात छुपी हुई नहीं है, आपसे बता दी जाए। अगर आपको मेन साइंस की औरतों की भलाई या उनके समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान आज ही नहीं, दुनिया में शायद उत्तर वैदिक काल से जब ये व्यवस्था शुरू होती है तब से लगाकर आज तक शायद ही ध्यान दिया, लेकिन हाँ, समय के साथ साथ इसमें सुधार अवश्य हुआ है, इतना कहेंगे। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह, महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। ठीक है, आप देखेंगे कि महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुँचे। महिला आंदोलन मतलब फेमिनिस्ट, हमने आपको कल एक चार्ट दिखाया था कि फेमिनिस्ट मूवमेंट है, नारीवादी आंदोलन है, वो अपने अधिकारों के लिए मांग करते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे नारीवादी समूह हैं, महिला संगठन हैं जो अपने अधिकारों के लिए लगातार सरकार और समाज से मांग करते हैं। पहले समाज पे, फिर इसके बाद क्या होता है, एक सामाजिक संगठन का सरकार पर दबाव बनाया जाता है। उस सरकार पर दबाव बना कर आप देखेंगे कि उस पर कानून बनाते हैं। तो देख सकते हैं संदर्भ में क्लास 1 में हमने सुना था दहेज प्रथा अधिनियम, देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं ने एक संगठन बना के, एक जो पूरे देश में धीरे धीरे वो आंदोलन एक महिला अधिनियम बना। आप देखेंगे जब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता तब तक आप देखेंगे कि इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ा दी जाए, ऐसी बात की गई है। तो भारत सरकार क्या करती है, छोटे छोटे हिस्सों को
भारत सरकार या आप देखेंगे जब भी अधिकारों की मांग करेंगे आप सरकार से, तो सरकार जल्दी आपको अधिकार नहीं देती है, चाहे वो महिलाओं के अधिकार हों या सामान्य अधिकारों के संदर्भ में हमेशा लोगों को संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं के अधिकार में आप देखेंगे, अगर हमने आपको कल भी बताया था कि महिला अधिकारों के संदर्भ में, जैसे अमेरिका में महिलाओं के अधिकार को या वेस्टर्न कंट्री में जो महिलाओं के अधिकार हैं, तो महिला, हम अमेरिका के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वहाँ, या वेस्टर्न कंट्री का भी लें तो वहाँ लोकतंत्र क्या है, वहाँ लिटरेसी रेट बढ़ गया है, वहाँ क्या है, वहाँ वर्ग है, एथनिसिटी है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा लोगों के अंदर ऐसी पुराने या जैसे कहते हैं कि अवधारणाएँ कम हैं। महिलाओं को वो उतने ही अधिकार हैं जितने पुरुषों को हैं, उसी के तहत संविधान में क्या है, इम्प्लीटेशन किए गए हैं, और वहाँ राजनीतिक पार्टी या लिटरेसी रेट अच्छी है, इसलिए वहाँ अधिकारों की संख्या या अधिकार ज़्यादा है, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता है। अगर हम भारतीय संविधान की महिलाओं के अधिकारों की बात करें, तो जो एक पुरुष के अधिकार हैं वही एक महिला के अधिकार हैं। बस भारत में समस्या सिर्फ इतनी है कि भारत में महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि महिला अधिकार जितने हैं वो क्या होते हैं, महिलाओं के अधिकार के लिए क्या किया जाता है कि उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी लिटरेसी नहीं है। पुरुष प्रधान देश होने के नाते आप देख सकते हैं कि महिलाओं को क्या किया जाता है कि ज़बरदस्ती से कहा जाता है कि आपका ये काम नहीं है, या आप हमारे मतलब हम जहाँ गए वहाँ काम कीजिए, ऐसा लोग पुरुष कहते हैं। तो हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत की विधायिका में देखेंगे महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम है। भारत की विधायिका मतलब आप लोकसभा राज्यसभा देख सकते हैं, हमने बताया कि महिला बिल विधेयक राज्यसभा में अटका हुआ है और वो आज जब तक पास नहीं होगा तब तक अटका ही रहेगा। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या भी क्या है, कभी कुल सदस्य जो है कुल सदस्य 10% तक नहीं पहुंची है। देख सकते हैं कि राज्य की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से कम है। तो आप देखेंगे कि लोकसभा में कुल जितने सदस्य हैं, हालांकि अब तो क्या है टोटल जितने हैं तो उनका कुछ 10% से ज़्यादा हो गया है। पुराना आंकड़ा याद रखिएगा, आप नए डेटा से अपडेट कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे और इसी को लेकर वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में महिलाओं को पहले से ही प्रतिनिधित्व दिया जा चुका है, इसलिए हम महिला रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। ऐसी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो भारत में महिला रिजर्वेशन बिल जो लोकसभा राज्यसभा में पेंडिंग है इसको लेकर विरोध करती हैं, इसीलिए वो अटका हुआ है। आप देखेंगे इस मसले पर भारत का नंबर 1 दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे। आप देखेंगे इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफ़ी नीचे है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे इस मामले में तो भारत का नंबर बुरुंडी से भी नीचे का है। ठीक है, आप देखेंगे अफ्रीका का देश है भारत। इस मसले में आप देखेंगे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से पीछे है। आप इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक, और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जाता है, इसे याद रखिएगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भी आज लोकसभा में या महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व दुनिया के अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के लैटिन अमेरिकी देशों के से भी कम है। आप चर्चा कीजिए समसामयिक उदाहरणों के साथ। ठीक, क्वेश्चन प्रॉपरली बन सकता है, पूछा भी जा सकता है, याद रखिएगा। ये जैसा हमने बताया है राज्य की विधानसभा में जैसे बात हुई थी, हम बात करेंगे कभी कभार कोई महिला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी तब तक आ गई हो जब तक मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा हो। तो आप देख सकते हैं इसके साथ ही इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका यह भी कि निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए क्या है, कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे कि महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए जो आप देखेंगे भारत के संविधान के आर्टिकल कितना 15(3) में आप देख सकते हैं कि महिलाओं को जो रिजर्वेशन निकलता है कहाँ, पंचायतों में वो इसी के तहत निकलता है। फिर पंचायत में इसके रिजर्वेशन की जो बात है वहाँ से निकलती है बात। आप देखेंगे स्थानीय सरकारों को यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10% से 10 लाख से ज़्यादा है।
तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों, नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि 10 लाख लोग ऐसी हैं महिलाएं जो निर्वाचित स्थानीय लोकल बॉडीज़ में या लोकल गवर्नमेंट में या पंचायती राज व्यवस्था में, जो शहरी और ग्रामीण जिसे कहते हैं, उसमें 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं जो हैं उम्मीदवार, या जिसे कह सकते हैं कि वो क्या है, सदस्य संख्या है इनकी निर्वाचित प्रतिनिधियों की, महिला प्रतिनिधियों की। और देखेंगे महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा में भी 1/3 सीटों के आरक्षण के लिए कर देना चाहिए। इसी को लेके जो है हमने बताया है कि राज्यसभा में क्या है, एक बिल अटका हुआ है आपका वुमेन रिजर्वेशन, ठीक, जिसको 1/3 आप देखेंगे कि 1/3 इसमें किया गया है। संसद में देखेंगे इस आशय का एक विधेयक क्या है पेश किया जा चुका है। यह था 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से ज़्यादा लटका पड़ा है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है, उनके पास नहीं हो सका है। तो देखेंगे बताया है यही लैंगिक विभाजन इस बात की ये मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है। आप देखेंगे इससे यह पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, वंचित समूह को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं के भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठता तो लाभ मिल पाना संभव है? आप देखेंगे कि लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म की सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है। हम ये भी देखेंगे इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाए तो आप देखेंगे कि वंचित समूह को किस प्रकार लाभ होता है। तो आप समझे कि राजनीतिक मुद्दा बनेगा, फिर वंचित समूह को किस तरीके से लाभ होगा, कि इसे एक विभाजनों को राजनीतिक कहा जा रहा है यहाँ, कि जो आपके लैंगिक मसले हैं इनको राजनीतिक रूप दिया जाए। राजनीतिक रूप दिया जाएगा तो राजनीतिक पार्टियां इनको उठाएंगी, समाज में मुद्दा बनेगा, आंदोलन चलेगा, राजनीतिक पार्टियां मूवमेंट शुरू करेंगी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना तो उठता है, ना ही उसको लाभ पहुँचाना संभव है। आप देखेंगे कि मुद्दा उठने की बात है, ना ही इसके लिए वो मुद्दा को उठाते हैं, ना ही कोई लाभ नज़र आ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे लैंगिक विभाजन का मुद्दा सदियों से जो चला आ रहा है वो आज भी चला आ रहा है। आप देख सकते हैं ये आपके चित्र हैं, तो हर गेट पर आपको देख सकते हो कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं कि नो एंट्री। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक चित्र है, कार्टून बताता महिला आरक्षण विधेयक पास क्यों नहीं हो पाया, कि अलग अलग पार्टियों के जो हैं कैंडिडेट अलग अलग संसद के अलग अलग गेट पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं हम इसको चाहें तो यहीं रोक सकते हैं, क्योंकि धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति की बात है। तो हम इस पे अगर बात करें तो थोड़ी सी चर्चा कर दें अगर, तो देखेंगे कि पारिवारिक कानून के संदर्भ में विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवारों से जुड़े मसलों से संबंधित कानून हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। देख सकते हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के संदर्भ में। इसके बाद हम बात करेंगे धर्म है, सांप्रदायिकता है और राजनीति है। अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर क्या होगा जो है आधारित विभाजन की है। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक तो नहीं है। अगर हम बात करें कि धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति की, तो अलग जैसे हमने अभी बात कर रहे थे धर्म, जाति और लैंगिक मसले, लेकिन अब धर्म के साथ सांप्रदायिकता। देखिए धर्म क्या है, सांप्रदायिकता की जननी है। अगर हम आपसे क्वेश्चन यहाँ करें, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि धर्म सांप्रदायिकता की जननी है? समसामयिक उदाहरणों के साथ आप चर्चा कीजिए। ठीक, क्वेश्चन बन रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा इसे। और राजनीति,
अब एकदम अलग किस्म की सामाजिक विभाजन की आप चर्चा करें, मतलब सामाजिक विभाजन होगा तो आप देखेंगे अलग अलग वर्ण व्यवस्था में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों की क्या होगी, सामाजिक विभाजन होगा। इसके बाद आप देखेंगे धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की बात होगी। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा तो सार्वभौमिक नहीं है, ठीक है। जो धार्मिक विभाजन की बात की गई है ये लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक नहीं है, मतलब ये सार्वभौमिक मुद्दा है। देश भारत ही नहीं दुनिया के सभी हिस्सों में लैंगिक विभाजन का मुद्दा है, जिसको लेकर क्या है हर समय नए नए राइट्स। तो आप देखेंगे जहाँ जैसी लिटरेसी रेट, जहाँ जैसे महिलाएं जागरूक हैं, वैसे वैसे वो अपने अधिकारों के लिए क्या है मांग कर रही हैं। आप देखेंगे विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज भी क्या है व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो देख सकते हैं कि भारत समेत जो अनेक देश में क्या है अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। पर जैसा कि हमने कहा क्या उत्तरी आयरलैंड के मामले में देख सकते हैं, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों तो गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। आप देखेंगे ऐसे मतभेद पैदा होते हैं वहाँ। अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग हों तो गंभीर मतभेद होते हैं। हमने आपको बताया कि मतभेद धर्म क्या है, सांप्रदायिकता की जननी है। आपको समसामयिक उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए तो देख सकते हैं कि धर्म को लेकर माने। आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल क्या है भारत में एक मुद्दा है हिंदू धर्म के अंदर। आप देखेंगे क्या है श्री शक्ति राम शक्ति पूजा के संदर्भ में क्या है ऐसा बोला जा रहा है कि भोलेनाथ की शक्ति को धूमिल किया जा रहा है। तो हिंदू धर्म के अंदर देख सकते हो कि लोग किस तरीके से बात करते हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है कि एक धर्म के अंदर ही लोग जब कहते हैं राम शक्ति की पूजा, तो राम शक्ति की पूजा के साथ शंकर की पूजा जुड़ी हुई है। तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्या है लोगों को मुद्दा उछालना है लोगों के बीच में। तो आप देख सकते हैं कैसे इन लोगों को बचना है आपको। तो लोग एक धर्म को माने लेकिन पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों तब भी गंभीर मतभेद पैदा होते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के दौरान अभिव्यक्त होता है। आप देख सकते हैं जरा इन बातों पर अगर गौर करें, इनकी बातों को करें, देख सकते हैं गांधी जी मतलब लैंगिक विभाजन धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति के संदर्भ में है। तो देखेंगे गांधी जी के इस संदर्भ में गांधी जी का कहना है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट याद रखिएगा गांधी जी के संदर्भ में क्या है गांधी जी के धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति संबंधी विचारों की चर्चा कीजिए समसामयिक उदाहरणों के साथ। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। दूसरा है हम धर्म से मतलब हिंदू या इस्लाम धर्म जैसे ना होकर नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। आपको मानना था उनका धर्म क्या था, उन धर्म से मतलब उनका क्या था हिंदू या इस्लाम धर्म जैसा ना होकर नैतिक मूल्यों वाला धर्म था। तो गांधी जी के धर्म की जब बात होगी तो आप इसे क्या होगा जीएस के 4th पेपर में एप्लीकेशन करेंगे। नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। तो आप देखेंगे उनका मानना था कि धर्म क्या था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। आप देखेंगे कि राजनीति धर्म द्वारा जो है क्या होगा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। तो आप दूसरे पॉइंट की चर्चा कर सकते हैं यहाँ कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्य। तो धर्म को वो क्या कहते हैं नैतिक मूल्य के रूप में जो धर्म है वो, ना कि हिंदू मुसलमान, इसे याद रखिएगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि अपने देश के मानवाधिकारों के संदर्भ में आप सेकेंड पेपर में भी इसे एप्लीकेशन करेंगे, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों पेपरों में यूज होने वाला है आपका। और अगर आपका ऑप्शनल पेपर क्या है पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तब भी आप इन मूल्यों को एप्लीकेशन करेंगे। हम देखेंगे अपने देश के मानवाधिकार समूह का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वालों से ज़्यादा लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। तो आप देखेंगे सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, ऐसा आप कहते हैं। लेकिन ऐसा देखेंगे कई जगह ऐसी छुटपुट घटनाएं हैं अल्पसंख्यक लोगों की। जब भी कोई घटना होती है तो ऐसी घटनाओं को लेकर कभी
कितने लोग मारे गए, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अल्पसंख्यक लोग मारे गए हैं, लेकिन उसके साथ देखेंगे अन्य लोगों को भी जो है हतोत्साहित होना पड़ता है अल्पसंख्यकों के साथ। तो अपने देश के मानवाधिकार समूह का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। तो आप देख सकेंगे सरकार उनकी रक्षा के लिए क्या करेगी, विशेष कदम उठाने की बात कर रही है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि विशेष कदम उठाए मतलब अल्पसंख्यक सरकार क्या कर रही है, एक मंत्रालय मिनिस्ट्री है आप देख सकते हैं, उसके साथ बहुत सारे क्या है माइनॉरिटीज़ के लिए अलग अलग प्लान बनाए जाते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, विशेष कदम उठाती है उनके स्कॉलरशिप, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय में आप देखेंगे अल्पसंख्यक समुदाय तो उसमें क्या है माइनॉरिटीज़ में तो कई ऐसे समुदाय हैं जिनकी लिटरेसी रेट अच्छी नहीं है भारत में, और वो क्या है उनको पढ़ाने लिखाने की चाह रही है कि वो और कामों को छोड़कर जो है पढ़ाई लिखाई की मुख्य धारा में आ जाएं, जिससे और साक्षर होकर अच्छे रोजगार की प्राप्ति करें। आप लिखेंगे महिला आंदोलन, तो आप देखेंगे महिला आंदोलन का इस संदर्भ में क्या कहना है, दूसरा पॉइंट, सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ सभी धर्म महिला आंदोलन कहते हैं ऐसा कि धर्म कोई भी हो उन्होंने महिलाओं के साथ हमेशा भेदभाव किया है। तो धर्म पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि धर्म ने महिलाओं का हमें साथ महिला आंदोलनों का कहना है कि धर्म ने सभी धर्मों ने महिलाओं के साथ भेदभाव किया है, पारिवारिक कानून महिलाओं के से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों में समतामूलक बनाने के लिए बदलाव करने चाहिए। तो आप देखेंगे क्या भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, वो महिलाओं के हिसाब से जो महिला आंदोलन कहते हैं उस हिसाब की पंथ निरपेक्षता है या नहीं है, इसकी चर्चा आप देख सकते हैं कि महिलाओं से भेदभाव करते हैं। आप आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए इसमें बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले आप देखेंगे धर्म और राजनीति से जुड़े हैं। आप देखेंगे यह भी बहुत गलत और ख़तरनाक है, नहीं लगते हैं। आप ये भी देखेंगे कि विभिन्न धर्मों से निकलने वाले विचार, ठीक है, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों, मांगों को राजनीति में उठाने के अधिकार होना चाहिए। जो राजनीतिक सत्ता में क्या होगा, राजनीतिक सत्ता हो उन्हें धर्म के कामकाज में नज़र रखनी चाहिए। अगर देख सकते हैं कि किसी के साथ भेदभाव करता है, किसी के दमन में सहयोग की भूमिका निभानी हो, रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके सामने में कोई बुराई नहीं है। यही लाइन भारत सरकार अपने संविधान में इम्प्लिसिट किए हुए याद रखिएगा, और इसी के साथ वो सभी धर्मों के साथ क्या है काम करती है, सम्मान देती है। तो आप देखेंगे महिला धर्मों के आंदोलन की बात है कि पारिवारिक कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर इसकी आलोचना लिखेंगे, पारिवारिक कानूनों के साथ साथ धर्म महिलाओं के साथ व्यक्तिगत भी क्या करते हैं, जो है भेदभाव करते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां महिलाओं के प्रवेश पर वर्जित है या उनके प्रवेश पर रोक लगी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे वो रोक हटाई हुई है। अभी भी आप सबरीमाला में प्रवेश करने के लिए शायद आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। आप जाके देख लीजिए एक बार, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन चीज़ों के लिए भी व्यक्तिगत भी हैं, महिलाओं के लिए पारिवारिक कानून भेद हैं। दो अंतर लिखिएगा, आपको दो अंतर बताए, एक पहला, दूसरा व्यक्तिगत। आप देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। जबकि बस आप देखेंगे बायोलॉजिकल रूप से अलग है, बाकी वही आप भी खाते, वही तुम भी खाते हो, ठीक है। तो फिर भी अंतर कैसे है, ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं। ये बहुत गलत खतरनाक है, क्योंकि ये सब क्या है, ये मामला राजनीति से जुड़े। ये सभी जोड़ने डालने का मेरा सिर्फ रीज़न इतना है कि आपको क्या है, आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना है, तो आप चीज़ों को देखते चलें। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श, मूल्य, आप इस पॉइंट को नोट डाउन करें, ठीक है। और भूमिका निभाते हैं लोगों में एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों को और मांगों को क्या है राजनीति में उठाने के लिए अधिकार होने चाहिए। आप इन सभी पॉइंटों को टू द पॉइंट लिख सकते हैं, याद रखिएगा, टू द पॉइंट इनको लिख सकते हैं, पॉइंट बनाकर याद रखिएगा। और देखेंगे इनको
जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो उन्हें धर्म के कामकाज पर रखनी चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में उन्हें धर्म के कामकाज में, लेकिन राजनीतिक लोगों को धर्म के कामकाज पे रखने की नज़र नहीं, क्योंकि भारतीय राज्य क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन आप व्यक्तिगत देख सकते हैं या सरकार देख सकती है कि कोई धर्म ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जो महिलाओं का विरोध कर रहा है, क्योंकि हम धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति की बात कर रहे हैं। तो राजनीतिक व्यक्ति और व्यक्तिगत धर्म भी धर्म को देख सकता है, किसी के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहा है। तो अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है तो दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है। मतलब अगर वह धर्म जो है क्या कर रहा है, किसी के साथ भेदभाव कर रहा है, तो क्या होगा, अगर तुम चुप हो तब भी आप क्या है, उसमें सहयोग की भूमिका में शामिल हो, ऐसा कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे रोकना चाहिए। अगर सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव हो तो ऐसा कोई बुराई नहीं है। आप देखेंगे, अब हम बात करेंगे सांप्रदायिकता के संदर्भ में। तो सांप्रदायिकता को देख सकते हैं, यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता पर एक दृष्टिपात करें तो आधुनिक राजनीति के उद्भव का ही परिणाम है। देख सकते हैं सांप्रदायिकता आधुनिक राजनीति में, लेकिन आप देखेंगे सांप्रदायिकता की जड़ें आपको प्राचीन काल से ही दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, आप इसे प्राचीन काल से, आप इससे पूर्वी भारतीय इतिहास में हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं। देखो, इन्होंने भी यही सेम चीज़ लिखी हुई है। आगे देख सकते हैं, सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देते हैं, लेकिन वे घटनाएं अपवाद रूप ही रही हैं। इनका प्रभाव समाज राजनीति पर व्यापक स्तर पर नहीं दिखता है। वर्तमान संदर्भ में सांप्रदायिकता का मुद्दा न केवल भारत में अपितु विश्व स्तर पर भी चिंता का विषय बना हुआ है। आप देखेंगे सांप्रदायिकता की अवधारणा के संदर्भ में पहला पॉइंट होगा, सांप्रदायिकता एक विचारधारा है। याद रखिएगा, ये एक आइडियोलॉजी है जिसके अनुसार समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न समुदायों में विभाजित होता है। ठीक है, आप देखेंगे भारत में विभिन्न पंथ, धर्म, विचारधारा, संस्कृति के, भाषा के लोग हैं। सभी में जो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की विचारधारा भारतीय संविधान के तहत सरकार भी अपनाती है। सभी धर्मों को सम्मान देती है। किसी धर्म को, एक धर्म को बढ़ावा देने के बजाय वो सभी धर्मों को क्या है, रक्षक के रूप या उसके लिए काम करती है, उनके लोगों के लिए काम करती है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो सांप्रदायिकता से क्या होगा, तात्पर्य संकीर्ण मनोवृत्ति। आप याद रखना, जहाँ सांप्रदायिकता है, जहाँ जातिवाद है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, संकीर्ण मनोवृत्ति की विचारधारा है। आप धर्म है, अगर धर्म से जुड़े हुए हैं और आप उनके धार्मिक चीज़ों को लेकर इतने कठोर हैं कि क्या है, जैसे उनमें आप क्या करेंगे, नई विचारधारा नहीं जोड़ सकते हैं, नए तरीके से अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे, जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज या राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने, उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। तो आप देखेंगे, धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज या राष्ट्र में व्यापक हितों के विरुद्ध, जो व्यापक हित हैं, एक धर्म उनके हितों के विरुद्ध एक अकेला धर्म व्यक्तिगत धर्म बन जाएगा और क्या करेगा, उनके व्यापक हितों को, व्यापक लोगों को क्या करेगा, संरक्षण देने की भावना के विरुद्ध काम करेगा, या उन्हें अपने धर्म को में उनको संरक्षण देने की बात करेगा। आप देख सकते हैं दूसरे पॉइंट के संदर्भ में, समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा, ठीक, समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त करता है। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त करता है। आप ये भी देखेंगे, एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें क्या है, सांप्रदायिकता को आधार बनाकर राजनीतिक हितों की पूर्ति की जाती है, जिसमें सांप्रदायिक विचारधारा के विशेष परिणाम के रूप में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं होती हैं। आप ये भी देखेंगे, सांप्रदायिकता में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्ष विद्यमान होते हैं। सांप्रदायिकता की सकारात्मक पक्ष हैं, किसी व्यक्ति द्वारा अपने समुदाय के उत्थान के लिए किए गए सामाजिक और आर्थिक प्रयासों को शामिल करता है। वहीं दूसरी तरफ इसे नकारात्मक पक्ष को एक विचारधारा के रूप में देखा जाता है। अन्य समुदायों की बात करेंगे तो धार्मिक पहचान पर जोर देता है। अगर दूसरी बात करेंगे तो दूसरे हितों के नज़रअंदाज कर पहले अपने स्वयं के हितों की पूर्ति करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही इस सांप्रदायिकता थोड़ा सा जो है विचारधारा है, आगे हम सांप्रदायिकता के रूप में बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।